Audio Jungle. Audio Jungle. Hello everyone, welcome to my channel Medico Prime Education. Today we are going to discuss about the translation. This is the topic of molecular basis of inheritance of class 12. So I will discuss first concept with mechanism, and I will also discuss how to remember their complex with tricks, and I will discuss the tips, means mostly तरीका मैं बताऊंगा जिसके थ्रू जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स का प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कंफ्यूजन आती है। ठीक है, तो वो मैं डिस्कस करूंगा उसको अच्छे से। ठीक है, और मैकेनिज्म चलेगा, अच्छे से देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलो तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, सबसे पहले ट्रांसलेशन एक प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड, इसमें क्या करते हैं, एमिनो एसिड का पॉलीमराइजेशन करते हैं, बहुत सारा एमिनो एसिड जोड़कर एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है। ठीक है, टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ कोडॉन्स इन एमआरएनए। ये एमआरएनए होता है, ठीक है, जो कहाँ से बना हमारा एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन से। वो एमआरएनए का यूज करके हम प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, से एमिनो एसिड आता है, जुड़ के उसको बनता है। ठीक है, सारा प्रोसेस मैं डिस्कस करने वाला हूँ, अच्छे से समझना। ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में होता है सभी में। ठीक है, एक बात यहाँ पे डिस्कस करनी है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, इन प्रोकैरियोट्स एंड इन यूकैरियोट्स। ओके, first of all, protein synthesis take place in the cytoplasm in prokaryotes. Okay, and in eukaryotes, protein synthesis occurs in many places like cytoplasm, mitochondria, chloroplast, and surface of endoplasmic reticulum. Which endoplasmic? Rough endoplasmic reticulum, where protein synthesis occurs. Okay, so I am going to writing this point. So protein synthesis take place in cytoplasm, take place in cytoplasm. ओके, ये फर्स्ट पॉइंट। इसका फर्स्ट पॉइंट, प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन, कहाँ होता है, एक तो साइटोप्लाज्म में तो होता ही है, सिर्फ यूकैरियोट्स में अलग भी कोई साइट होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ओके, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, एंड देखो दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साइटोप्लाज्म में होता है, तो उसको क्या बोल सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड। ओके, इसमें सेकेंड पॉइंट क्या याद रखनी है, इसमें सेकेंड पॉइंट देखो, ट्रांसक्रिप्शन अलग हुआ था, ट्रांसलेशन अलग हुआ था। ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में हुआ था, बट ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में हो रहा है, तो इसीलिए इसमें ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर नॉट कपल्ड। आई बात समझ में? तो जिन्होंने ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन का वीडियो नहीं देखा है वो जाके जरूर देखना, बहुत ही औसम तरीके से बताया है, हर चीज याद हो जाएगी उससे। ठीक है, तो उसे जरूर जाके देखना और फिर ट्रांसलेशन पढ़ने आना, भाई साहब पूरे फील आ जाएगी पढ़ने का। ठीक है, तो सबसे पहले आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं, ट्रांसलेशन। देखो, ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म का 3 स्टेप होता है, एक तो एक्टिवेशन, second is charging or loading of the tRNA, and this tRNA will be used in the translation mechanism. Whole process going to be also initiated in 3 steps. Then translation is the whole process going also in 3 steps like initiation, elongation and termination. ठीक है, तो पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड।
पहले अमीनो एसिड को तो तैयार तो कर ले, ठीक है, उसको एक्टिव करना है, मीन्स उसको एनर्जी देना है, तभी तो एक्टिव होगा। एनर्जी किस फॉर्म में देते हैं? एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में देते हैं? एटीपी के फॉर्म में। अमीनो एसिड को एटीपी मिला, कौन सा एंजाइम लगेगा? अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेज एंजाइम। एंजाइम इंपॉर्टेंट याद है, ठीक है। अब क्या बन गया? एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। उस एक्टिवेटेड अमीनो एसिड का नाम क्या होगा? अमीनो असाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? अमीनो असाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। कौन सा एंजाइम? सॉरी, एंजाइम कौन सा कॉम्प्लेक्स बना? एंजाइम का नाम अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेज एंजाइम, बट द कॉम्प्लेक्स फॉर्म इट्स अमीनो असाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो, अब सेकेंड स्टेप है चार्जिंग या लोडिंग ऑफ टीआरएनए। अब टीआरएनए को चार्ज करना है, ठीक है। टीआरएनए तो बहुत सारा है साइटोप्लाज्म में, बट उसको एक्टिव करना होता है ना, ठीक है। मींस डिस्चार्ज टीआरएनए है ये, ठीक है। अगर उस पे अमीनो एसिड जुड़ जाए, ठीक है, इस पे एक अमीनो एसिड जुड़ जाए, किसके प्रेजेंस में? अमीनो असाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स को। अब ये इसके साथ आएगा, अमीनो असाइल एंजाइम कॉम्प्लेक्स डिस्चार्ज टीआरएनए का साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? और हाँ, अमीनो एसिड कहाँ जुड़ता है? 3' एंड पे में। रिमेंबर दैट पॉइंट, अमीनो एसिड ऑलवेज एट द 3' पॉइंट, ओके, 3' एंड, ठीक है। तो ये चार्ज टीआरएनए बन गया, ठीक है। इसका नाम क्या बोलेंगे? अमीनो असाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अमीनो असाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, इसका नाम क्या बोलेंगे? अमीनो असाइल। देखो, अमीनो असाइल तो रहेगा ही हर चीज में, लेकिन एक और चीज क्या आ गया? टीआरएनए। अमीनो एसिड की जगह पे बोल दो अमीनो असाइल, ठीक है। देखो, कंपाउंड देखो और फिर प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है। तो ये क्या बना? अमीनो एसिड की जगह बोलो अमीनो असाइल टीआरएनए और बाद में लगा दो कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यह है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और हाँ, एक बात पहले मैं, जो जो भी लोग समझ रहे हैं इस वीडियो को, तो उसको एक बार अच्छे से नोट्स बना लो, ताकि ये बहुत अच्छा नोट्स है। कोई भी क्वेश्चन नीट बेस्ड एग्जाम पे सॉल्व कर सकते हो इसको देखने के बाद, ठीक है। ये सारा मैं एक लाइन से सीक्वेंस में मैं प्रेजेंटेशन लगाया हूँ, ठीक है। तो सबको देखना अच्छे से, ठीक है, और लिखना। देखो, अब क्या होता है? अमीनो असाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स मूव्स टू द राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब अमीनो असाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स ये जो बना, अमीनो असाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, अब ये मूव करेगा ट्रांसलेशन के मैकेनिज्म में। ये मूव करेगा कहाँ? ट्रांसलेशन के मैकेनिज्म में, ठीक है बात। देखो, ट्रांसलेशन मूव्स टू द राइबोसोम के पास मूव करेगा फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में लास्ट स्टेप क्या? प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रांसलेशन, जिसका 3 स्टेप है। एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। 3 स्टेप मैंने बोला, इलोंगेशन, इनिशिएशन, इलोंगेशन, फिर टर्मिनेशन। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट स्टेप डिस्कस करते हैं, इनिशिएशन। कौन सा स्टेप है भाई? इनिशिएशन। कौन सा स्टेप है? इनिशिएशन। इनिशिएशन में सबसे पहले इसका रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या है। एक देखो, रिक्वायरमेंट के लिए क्या होना चाहिए? एक एमआरएनए होना चाहिए भाई, ये रहा हमारा एमआरएनए, ठीक है। चार्ज टीआरएनए होना चाहिए, जो कि मैंने पहले चार्ज किया था ये, ठीक है। ये चार्ज टीआरएनए है, ठीक है। तो ये होना चाहिए, तो भाई ये भी है, चलो हो जाएगा। 30s 50s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। 30s 50s साइटोप्लाज्म ऑफ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है, हो गया। जीटीपी होना चाहिए, होता ही है। मैग्नीशियम प्लस होता ही है, ठीक है। इनिशिएशन फैक्टर ये 2 चीजों पे होता है, प्रोकैरियोट्स में अलग और यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में 10 इनिशिएशन फैक्टर होते हैं, और सॉरी, यूकैरियोट्स में। एंड प्रोकैरियोट्स में 3 इनिशिएशन फैक्टर, जिसका नाम IF1, IF2 एंड IF3 याद रखना, ठीक है। इतना चीज एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट हाँ, ये समझ के आने के बाद एनसीईआरटी का हर एक लाइन जहन में होगा, ठीक है। तो चलो, मैं बात करता हूँ सबसे पहले प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में भी होता है, बट नाम अलग हो जाता है। सॉरी, यूकैरियोट्स में नाम अलग होता है, बट प्रोसेस सेम ही होता है, ठीक है। बताऊंगा कैसे, दोनों में डिफरेंस बताते चलूंगा, पहले प्रोकैरियोट्स का फिर यूकैरियोट्स का, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले एक एमआरएनए लिया, ये मैंने एमआरएनए लिया, ठीक है। ये हमारा एमआरएनए है। अब इस पे क्या होता है? ये एमआरएनए, इससे यहाँ पे तो हमारा किसी भी चीज के लिए एक स्टार्ट कोडोन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट कोडोन है AUG, ठीक है। ये AUG अपना स्टार्ट कोडोन है। इससे 4 से 12 बेस पेयर पहले एक सीक्वेंस होता है, जिसको बोलते हैं साइन डेलगार्लो सीक्वेंस। ये कौन सा सीक्वेंस होता है? साइन डेलगार्लो सीक्वेंस, ठीक है। साइन डेलगार्लो सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। ये क्यों होता है? ये इसी पे आके इसमें 16S
जो राइबोसोम आरएनए का सीक्वेंस इससे मैच करता है। ठीक है, मैं बताता हूँ आगे कैसे, बट ये समझो कि साइन डेलगार्नो सीक्वेंस इसमें प्रेजेंट होता है 4 से 12 बेस पेयर पहले। ठीक है, और ये स्पेसिफिक सीक्वेंस किसका होता है? 8 बेस का, 8 बेस का एक ऐसी सीक्वेंस होता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब जब ये हमारे पास एमआरएनए है, ठीक है, पहला रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। अब एमआरएनए बाइंड करेगा स्मॉलर सब यूनिट के साथ, तो सबसे पहले कौन आएगा? स्मॉलर सब यूनिट 30s। ठीक है, प्रोकैरियोट्स का मैं बात कर रहा हूँ, प्रोकैरियोट्स में 30s आएगा। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में 30s आएगा, ये 30s आके जुड़ गया। ठीक है, ये 30s आके जुड़ गया। अब 30s के अंदर में क्या होता है? एक 16s आरएनए होता है। ठीक है, ये 16s आरएनए होता है। ये इसलिए होता है ना, अब एसडी सीक्वेंस का यही मतलब है कि एसडी सीक्वेंस क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि 16s आरएनए इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि इसका सीक्वेंस जो होता है वो मैच करता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है एसडी सीक्वेंस के। ठीक है, तो इसीलिए ये सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? एंटी एसडी सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? एंटी एसडी सीक्वेंस। सिंपल सी बात है, ये एसडी सीक्वेंस, ये एसडी सीक्वेंस, ये एंटी एसडी सीक्वेंस। समझ में आई बात? ठीक है, तो पहले लिख लेना इसको, वीडियो को पॉज करके मैं गंदा कर दूंगा इसको। ठीक है, चलो तो भाई कॉम्प्लेक्स का नाम कर लेते हैं, नामकरण। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का नामकरण कैसे करना है? देखो, एमआरएनए कॉम्प्लेक्स तो मेरे पास पहले से था। ठीक है, ये देखो टीआरएनए कॉम्प्लेक्स था, इससे आके जुड़ा, इसी तरह से सेम ऐसे ही इसको करना है। पहले तो एमआरएनए था, पहले बताओ कि 30s आके जुड़ा प्रोकैरियोट्स में, मैं प्रोकैरियोट्स का नेमिंग कर रहा हूँ, 30s आके जुड़ा। ठीक है, 30s लिख दिया। उसके बाद एमआरएनए कॉम्प्लेक्स है, तो एमआरएनए कॉम्प्लेक्स, एमआरएनए है हमारे पास, ये रहा एमआरएनए, एमआरएनए जोड़ दिया और कॉम्प्लेक्स लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। हाँ, फिर यूकैरियोट्स में बात करें, यूकैरियोट्स में बता, यूकैरियोट्स में क्या होता है? यूकैरियोट्स में 40s होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में सब स्मॉलर सब यूनिट 30s होता है, इसीलिए यहाँ पे 30s आके जुड़ा। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? 40s होता है, तो 40s आके जुड़ेगा यहाँ पे। तो अगर प्रोकैरियोट्स का कोई डायग्राम बनाए तो ये 30s को काट के यहाँ पे 40 लिख देगा। ठीक है, तो इसका नेमिंग फिर ये हो जाएगा। ठीक है, अगर 30s होगा तो फिर इसका नेमिंग ये हो गया। समझ गए? 40s हमारे ने कॉम्प्लेक्स। अब चलते हैं अगला पॉइंट पे। ठीक है, अब देखो, अब अगला प्रोसेस चलते हैं। अगला प्रोसेस ये है, अगले प्रोसेस में अब आएगा टीआरएनए का रोल। ठीक है, अब मैं जो चार्ज टीआरएनए किया था, मतलब जिस जिस पे टीआरएनए पे अमीनो एसिड जुड़ा था, अब वो आएगा अपना रोल दिखाने। ठीक है, वो आएगा यहाँ पे अपना रोल दिखाने। तो यहाँ पे अब कौन आ रहा है? लिखो यहाँ पे, टीआरएनए बाय द IF2 मीन्स अब अटैचमेंट ऑफ फर्स्ट चार्ज्ड tRNA, attachment of first charge tRNA by initiation factor 1 and GTP। अब आएगा इनिशिएशन फैक्टर का 1 का रोल अब आएगा। ठीक है, अब ये देखो, अब यहाँ पे इसका रोल क्या है देखो। अब इनिशिएटर टीआरएनए, जो पहला टीआरएनए आता है उसको इनिशिएटर टीआरएनए, आईएफ फैक्टर, तो फर्स्ट चार्ज टीआरएनए इस पे आके जुड़ा, कौन सा फैक्टर? इनिशिएशन फैक्टर 1 से। सेकेंड टीआरएनए आगे जुड़ेगा इनिशिएशन फैक्टर 2 से। ठीक है, इनिशिएटर टीआरएनए ये हो गया। ठीक है, अमीनो एसिड आके जुड़ा इनिशिएशन फैक्टर 2 से, और एक जीटीपी यूज हुआ। देखो यहाँ पे जीटीपी का मेन रोल है, तो मैं जहाँ जहाँ जीटीपी बोल रहा हूँ वहाँ ध्यान से रहना। ठीक है, कहाँ पे एटीपी कहाँ जीटीपी यूज हो रहा है, कहाँ एटीपी का हो रहा है। ठीक है, ये सब बात ध्यान में रखना। उसी से क्वेश्चन लास्ट में सीक्वेंस में रखा हूँ, वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, तो चलो मैं प्रोसेस पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, इंजाइम याद करने का तरीका बता रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलो तो ये हमारा 30s भाई साहब जुड़ चुका है। ठीक है, अब 30s जुड़ चुका है। ठीक है, तो बताओ ये जुड़ा। ठीक है, ये 30s जुड़ गया। अब ये तो पहले से है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा टीआरएनए का दिक्कत है। ठीक है, टीआरएनए जुड़ रहा है, तो ये आया भाई साहब टीआरएनए। अब टीआरएनए वही टीआरएनए आएगा जिसका जिसका जो एंटी कोडोन होगा यूएजी होगा, यूएससी होगा। ठीक है, यूएससी, क्योंकि स्टार्ट कोडोन कौन है? एयूजी मिथ्योनिन हमेशा स्टार्ट कोडोन होता है। ठीक है, अब आगे जुड़ गया ये। ठीक है, अब इस पे एक टीआरएनए लगा हुआ है। ठीक है, अब टीआरएनए जुड़ा एक जीटीपी के से। अब अगला स्टेप में क्या होगा? अमीनो एसिड जो सॉरी ऊपर वाला मतलब लार्जर सब यूनिट का अटैचमेंट होगा राइबोसोम का। ठीक है,
लार्जर सब यूनिट का अटैचमेंट होगा। इसमें लार्जर सब यूनिट कौन होता है? 50s, ठीक है, 50s होगा। देखो ऊपर वाला जो होता है, ठीक है, लार्जर सब यूनिट का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक अमीनो असाइल साइट होता है, ठीक है, इस पे पेप्टाइड साइट होता है, एक पेप्टाइड साइट, अमीनो असाइल साइट होता है जिसको पी से डोनेट करेंगे, ए से डोनेट करेंगे, एक एग्जिट साइट होगा, ठीक है, ये एग्जिट साइट होता है, ठीक है, ये एग्जिट साइट होता है। तो ये साइट याद रखना, ठीक है, कैसे कैसे होगा, ठीक है। चलो देखो, अब ये आके इस पे अटैच करेगा, ठीक है, किसके द्वारा? देखो तुमने सेल बायो चैप्टर में पढ़ा होगा कि दो राइबोसोम आपस में अटैच होते हैं बाय द मैग्नीशियम +2 आयन के प्रेजेंस में, ठीक है। तो बताओ इसमें अगर टीआरएनए आके जुड़ा तो कौन सा नाम क्या होगा इसका? 40s mRNA मिथ्योनाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। देखो 40s तो पहले से था, mRNA पहले से था, ठीक है, मिथ्योनाइल, ठीक है, यूकैरियोट्स में मिथ्योनाइल आता है, ठीक है, मिथ्योनाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, एयूजी इज द मिथ्योनिन, इसीलिए मिथ्योनाइल। एयूजी को क्या कहते हैं? एयूजी को मिथ्योनिन बोलते हैं। एयूजी का कौन सा अमीनो एसिड होता है, कौन सा कोडोन अमीनो एसिड करता है? कोडोन अमीनो एसिड, इसका अमीनो मिथियोनिन होता है, ठीक है, इसीलिए मिथियोनाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। बट प्रोकैरियोट्स में उल्टा होता है, नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में जो फर्स्ट होता है उसका नाम होता है फॉर्माइल मिथियोनाइल, ठीक है, फॉर्माइल मिथियोनिल। ये बात याद रखना, जो इनिशिएटर कोडोन होता है, जो स्टार्ट कोडोन होता है, वो मिथियोनिन होता है, ठीक है। बट प्रोकैरियोट्स में इनिशिएटर या स्टार्ट कोडोन होता है फॉर्माइल मिथियोनिन होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, इसीलिए यहाँ पे नाम क्या होगा? फॉर्माइल मिथियोनाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, ठीक है। टीआरएनए जुड़ गया तो टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, सिंपल सी बात है, जो जुड़ा है उसी के अकॉर्डिंग नाम याद रखना है, ठीक है बात। चलो अब ये जुड़ गया, अब इसका नाम करो। प्रोकैरियोट्स में क्या था? 70s जुड़ा, एमआरएनए फॉर्माइल, 70s अब जुड़ गया, ठीक है, एमआरएनए तो जुड़ा ही था, फॉर्माइल, अब 70s जुड़ा, एमआरएनए फॉर्माइल मिथियोनाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, सिंपल सी बात है। अब ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट हर जगह रिपीट होगा, ठीक है। 80s एमआरएनए मिथियोनाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या होता है? 80s होता है लार्जर सब यूनिट, ठीक है। यूकैरियोट्स में स्मॉलर सब यूनिट आर अटैच्ड टू द एमआरएनए विद द हेल्प ऑफ 7 मिथाइल गाइड द 5' इन पे, सेम प्रोसेस फॉर यूकैरियोट्स, फिर सेम प्रोसेस होता है इसमें, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। इलोंगेशन फैक्टर, अब क्या करना है? अब तुम्हें अमीनो एसिड टीआरएनए पे टीआरएनए जोड़ते रहना है, क्योंकि अब इसको एक टीआरएनए तो आके बैठ गया, लेकिन अब इस टीआरएनए को आगे कौन बढ़ाएगा? इस टीआरएनए को रिमूव करना है, अमीनो एसिड को बाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए काम आता है लार्जर सब यूनिट, इसीलिए लार्जर सब यूनिट को हम लोग जोड़ेंगे ताकि इसको रिमूव कर सके और अमीनो एसिड को जोड़ते जाए, ठीक है। तो भाई प्रोकैरियोट्स में 3 फैक्टर होते हैं इलोंगेशन फैक्टर, EF-T4, EF-TS एंड EF-G, एंड 2 फैक्टर होते हैं यूकैरियोट्स में, स्मॉल EF1, स्मॉल EF2, ठीक है। अब देखो, अब अब क्या हो गया? अब आ रहा है, देखो इसका क्या नाम है? अमीनो असाइल साइट, मीन्स इसमें अमीनो असाइल साइट, इसका नाम है पेप्टाइल साइट, ठीक है, पेप्टिडाइल साइट। अब क्या होगा? ट्रांसलोकेशन होगा, ठीक है। मन मीन्स पहले तो आके AUG आके जुड़ा, अब अगला कोडोन मैच करेगा, जैसे GGG कोडोन है अगला एमआरएनए पे, ठीक है। एमआरएनए पे पहले क्या कोडोन था? AUG था, अब अगला कोडोन है GGG, ठीक है। तो टीआरएनए वही आके जुड़ेगा जिसके पे कौन सा एंटी कोडोन होगा? CCC, तो वही टीआरएनए आके यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है, वही टीआरएनए आके अमीनो असाइल साइट पे आके जुड़ेगा, ठीक है बात। तो ये टीआरएनए कोई अमीनो एसिड का लिया होगा, क्योंकि ये चार्ज टीआरएनए, तो मान लो अमीनो एसिड दूसरा कोई अमीनो एसिड लिया होगा, ठीक है। इसी तरह से आगे ऐसे प्रोसेस चलेगा, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या होता है? ट्रांसलोकेशन। अब ये अमीनो एसिड क्या होगा? इधर घसकेगा, ये अमीनो एसिड टीआरएनए इधर से निकलते जाएगा, ठीक है, इधर पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, इधर इसके पीछे पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, ये टीआरएनए बाहर जाएगा, फिर इसके पीछे पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, ये टीआरएनए बाहर जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस चलने वाला है अपना, ठीक है, समझ रहे हो बात? ठीक है। अब ये तीसरा टीआरएनए आया अमीनो असाइल साइट पे, ठीक है। अब इसके आगे जो कोडॉन होगा, जैसे कि आगे दूसरा कोई कोडॉन होगा,
यू के अलावा कोई दूसरा कोडोन होगा, ठीक है, वो इस पे आके बाइंड करेगा, इसके एंटी कोडोन के अकॉर्डिंग बाइंड करता है, ठीक है, एंटी कॉम्प्लीमेंट्री। तो देखो अब ऐसे ही, अब ये बाहर निकला, ये बाहर जाएगा, इसके बीच में बन रहा है देखो बॉन्ड, और ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसलोकेशन बाय इलोंगेशन फैक्टर जी एंड जीटीपी में जितना टीआरएनए जुड़ रहा है उतना जीटीपी जुड़ रहा है, ठीक है, उतना जीटीपी यूज हो रहा है। मींस एवरी साइकिल प्रोसेस देयर इज एडिशन ऑफ एक अमीनो एसिड का ऐड हो रहा है विद द एक्सपेंस ऑफ 1 एटीपी एंड 2 जीटीपी। हर एक अमीनो एसिड जोड़ने के लिए कितना अमीनो एसिड एटीपी यूज हो रहा है, एक, एंड 2 जीटीपी यूज हो रहा है, ठीक है। ओनली वन अमीनो एसिड कैप्चर्स द पी साइड, ये पी साइड है, एक बार में एक ही अमीनो एसिड कैप्चर कर सकता है। रेस्ट ऑल अमीनो एसिड इंटर थ्रू द ए साइड, देखो पहला जो अमीनो एसिड इंटर किया वो पी साइड से इंटर किया, ठीक है, लेकिन रेस्ट ऑल जो अमीनो एसिड है वो ए साइड से इंटर करता है, कैप्चर करेगा, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड सिंथेसाइज होता है कौन सा एंजाइम, पेप्टिडाइल ट्रांसफर एंजाइम राइबोजाइम, क्या कौन सा एंजाइम होता है, राइबोजाइम, ठीक है। इन बिटवीन द कार्बोक्सिलिक टर्मिनल ऑफ पी साइट, ये जो पी साइट होता है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक टर्मिनल होता है, और अमीनो टर्मिनल ऑफ ए साइट, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बात है, लेकिन ये एंजाइम याद रखना, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेंस एंजाइम, कौन सा, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेंस एंजाइम याद रखना, पेप्टाइड बॉन्ड का सिंथेसिस करता है, ठीक है। और एक बात और याद रखना कि एक अमीनो एसिड को कैप्चर करने के लिए एक अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए एक एटीपी 2 जीटीपी लगता है, ठीक है। अब भाई प्रोसेस तो हो गया, ठीक है, इलोंगेशन हो गया, अब चलते हैं टर्मिनेशन पे। तो टर्मिनेशन के लिए भी फैक्टर होगा कोई, ठीक है, तो रिलीजिंग फैक्टर नाम उसको देते हैं, रिलीजिंग फैक्टर RF1 RF2 RF3, ठीक है। यूकैरियोट्स में एक ही रिलीजिंग फैक्टर होता है ERF, ठीक है, मींस यूकैरियोट्स रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है। तो क्या करता है ये, इससे रिलीज होता है ये, अब सारा अमीनो एसिड आके जुड़ गया, जितना नंबर ऑफ mRNA था, तो अब मान लो mRNA पे आ गया, पहले क्या था AUG, ठीक है, सॉरी AUG, अब था U था, ठीक है। अब मान लो बहुत सारा अमीनो एसिड, एक दो अमीनो एसिड जोड़ने के बाद कोडॉन को, अब आ गया हमारे पास UAA, भाई साहब स्टॉप कोडॉन आ गया, अब यहाँ पे ट्रांसलेशन रुक जाएगा, अब यहाँ पे ट्रांसलेशन रुक जाएगा, और बहुत सारा हमें अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, अमीनो एसिड 4 बन चुका है। अब ये जो इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, सॉरी इससे पहले वाले से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, अब इससे पहले वाले से इसको कट करके निकाल देगा, किसके द्वारा, ERF के द्वारा इन द यूकैरियोट्स, बट RF फैक्टर 1 RF फैक्टर 2 के द्वारा इन किसमें, यूकैरियोट्स में, ठीक है। और हाँ, और यहाँ पे एक रिलीजिंग करने के लिए एक GTP यहाँ एक और यूज होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, अब इसमें देखो, अब इसका नेमिंग करो, अब प्रोकैरियोट्स में इसका नेमिंग, अब जो है उसका नेमिंग करो, एन फॉर्माइल, प्रोकैरियोट्स में क्या था, एन फॉर्माइल मिथियोनिन, ठीक है, यूकैरियोट्स में मिथियोनिन, ठीक है। फर्स्ट अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं, फर्स्ट अमीनो एसिड को एन फॉर्माइल मिथियोनिन, मिथियोनिन, ये मैंने पहले बोल चुका था, ठीक है। देखो पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड एंड टीआरएनए आर रिलीज्ड फ्रॉम राइबोसोम्स, ये राइबोसोम से रिलीज होते हैं, ठीक है। द राइबोसोम्स आर डिसोसिएट इनटू लार्जर एंड सब यूनिट, अब क्या होगा, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट आपस में अलग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फ्रेशली फॉर्म्ड पॉलीपेप्टाइड इज प्राइमरी कॉन्फिगर्ड, अब जो फ्रेशली फॉर्म होते हैं प्राइमरी प्रोटीन होता है, ठीक है। अब इसको कॉन्फिगरेशनल चेंज होता है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, क्वाटरनरी, ये सब चेंजेस तुम बायोमॉलिक्यूल्स में देखे होगे, ठीक है, इसका क्या क्या फॉर्मूला, क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। तो मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में, अब मैं कंक्लूजन कुछ कुछ बता रहा हूँ, ठीक है, उसको अच्छे से समझना अभी, ठीक है, ये कंक्लूजन से क्वेश्चन आते हैं मेनली। ठीक है, देखो ये फैक्टर प्रोकैरियोट्स में कितने होते हैं और यूकैरियोट्स में कितने होते हैं याद रखना। इनिशिएशन फैक्टर भाई मैंने तीन सब में था, इनिशिएशन, इलोंगेशन और रिलीजिंग सब में, इसमें बस 10 इनिशिएशन फैक्टर यूकैरियोट्स में था, इसमें 2, और इलोंगेशन फैक्टर 2 इन यूकैरियोट्स एंड रिलीजिंग फैक्टर 1 इन यूकैरियोट्स, ओके। मुझे बताओ, ये एक एटीपी जुड़ने के लिए एक एटीपी एंड एक जीटीपी लगा है, ठीक है, पहला अमीनो एसिड जुड़ने के लिए, लेकिन दूसरा अमीनो एसिड जुड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना, ठीक है।
दूसरा अमीनो एसिड जोड़ने के लिए एक एटीपी एंड 2 जीटीपी लगा। अगला अमीनो एसिड जोड़ने के लिए एक एटीपी 2 जीटीपी लगा। ठीक है, एक एटीपी 2 जीटीपी लगा। आई बात समझ में कैसे? ठीक है, तो पहला अमीनो एसिड जुड़ने के लिए एक एटीपी 2 जीटीपी लग रहा है। ठीक है, बट हाँ, और इसको तोड़ने के लिए एक जीटीपी हमेशा यूज होता है। ठीक है, हटाने के लिए। तो बताओ, इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन टू ऐड वन अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड जोड़ने के लिए एक एटीपी 2 जीटीपी रिक्वायर्ड है नहीं है? ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पूछ ले ऐसे कि 25 अमीनो एसिड बनाने के लिए कितना एटीपी कितना जीटीपी, 25 एटीपी एंड 50 जीटीपी रिक्वायर्ड, बस क्वेश्चन खत्म। ऐसा ही क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं ये बात समझाया था। ठीक है, इसीलिए ये बात यहाँ इंपॉर्टेंट हुई थी। ओके, अब आता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। सबसे पहले कहाँ होता है? स्टार्ट कहाँ होता है? एंडोप्लाज्म। कंप्लीट कहाँ होता है? गोल्गी बॉडी में। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में क्या होता है? ये ट्रांसलेशन के बाद होता है, सबको पता है। पोस्ट मतलब आफ्टर ट्रांसलेशन। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन फर्स्ट टाइम अमीनो एसिड इज रिमूव फ्रॉम द पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कार्बोहाइड्रेट सुगर एंड आर अटैच टू द पॉलीपेप्टाइड चेन। जैसे फालतू की बातें लिखी है। बात क्या होता है पता है क्या? कि ये मिथियोनिन को हटाता है। ठीक है, और जो प्रोटीन बचता है इस मिथियोनिन को जोड़ देता है सुगर मॉलिक्यूल से, मीन्स ग्लाइको। और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल तो है ही। ठीक है, पूरे का नाम क्या होता है? ग्लाइको प्लस प्रोटीन, ग्लाइको प्रोटीन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिलेशन। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या किए ग्लाइकोसिलेशन में? मिथियोनिन को हटाए और शुगर या ग्लाइको मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल जोड़ दिए, तो क्या बन गया? ग्लाइको प्रोटीन बन गया। ठीक है, तो भाई साहब देखो, कुछ नहीं किए, एमिनो एसिड को आया। ठीक है, ये हमारा mRNA था। ठीक है, इस पे सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट जोड़े। इस पे 16S का आरएनए का सीक्वेंस था जो कि साइन डेल्गार्डनो सीक्वेंस से मैच कर रहा था, ये साइन डेल्गार्डनो सीक्वेंस। और यहाँ पे अमीनो स्टार्ट अमीनो एसिड था AUG। ठीक है, यहाँ पे पहला टीआरएनए आया। ठीक है, यहाँ पे पहला टीआरएनए आया जो फर्स्ट अमीनो एसिड ला के जुड़ा। ठीक है, अमीनो एसिड 1 ला के जुड़ा। अब क्या हुआ? अब सेकेंड वाला आया। ठीक है, सिंपल सी बात है, अब सेकेंड वाला आया। ठीक है, इस पे बहुत सारा साइट होता है, 2 साइट होता है, ए साइट, पी साइट एंड ई साइट। ठीक है, इससे एग्जिट होता है, इससे आगे की तरफ जाता है, और जो सेकेंड अमीनो एसिड आता है वो ए साइट पे आता है। जो सेकेंड टीआरएनए आएगा वो कहाँ आएगा? ए साइट पे। ठीक है, और ऐसे ही ये ए साइट हो गया, ये पी साइट हो गया। तो ये अब आ गया अमीनो एसिड, सॉरी, ये अमीनो एसिड 1 वाला आ गया। ठीक है, ये अमीनो एसिड 2 वाला आ गया। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे करके ये अमीनो एसिड 2 वाला आ गया, और फिर ये आगे ऐसे जाता जाएगा और इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा। और इस एक अमीनो एसिड के बनाने के लिए एक एटीपी प्लस 2 जीटीपी यूज होता है एक अमीनो एसिड को बनाने के लिए। ठीक है, आई बात समझ में? पॉलीपेप्टाइड चेन में। और फिर ये हमारा अमीनो एसिड बन के तैयार इस तरह से, A1 A2 अमीनो एसिड 2 अमीनो एसिड 3 अमीनो एसिड 4, इसी तरह से बन जाता है। पहला अमीनो एसिड मिथियोनिन होता है। ठीक है, इसको रिमूव कर देंगे। भाई अभी मैं पूरा समरी बता रहा हूँ। ठीक है, इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारा शुगर मॉलिक्यूल को जोड़ के, ठीक है, क्या बन जाएगा? ग्लाइको प्रोटीन बन जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिलेशन। ठीक है, लास्ट में एक और कॉन्सेप्ट आता है पॉलीराइबोसोम का। ठीक है, तो पॉलीराइबोसोम का पॉलीराइबोसोम्स, ठीक है, या तो इसको बोलते हैं पॉलीजोम्स, ठीक है, या इसको बोलते हैं एर्गोसोम। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक एमआरएनए का प्रोटीन, एक एमआरएनए है। ठीक है, इस एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम्स और उसे लगे हुए प्रोटीन जुड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे ये एमआरएनए है, और अरे यार, इसे एमआरएनए है और इस पे प्रोटीन, लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, 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 लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। और ये दोनों के बीच में क्या होता है? मैग्नीशियम फैक्टर इसके बीच में होता है।
सबके बीच में क्या होता है, मैग्नीशियम फैक्टर होता है। ठीक है, ये बात पता है तुम लोग को। ठीक है, और बता, इसमें प्रोटीन भी तो बन रहा होगा। ठीक है, तो ये प्रोटीन इससे लटक रहा है इससे। ठीक है, ये प्रोटीन इससे लटक रहा है, तो ये तो भाई प्रोटीन हो गया। ठीक है, और ये राइबोसोम हो गया। ठीक है, प्रोटीन राइबोसोम लटक रहा है एक एमआरएनए पे, इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, इसका मेन पॉइंट रखो कि एमआरएनए 1, एमआरएनए प्लस राइबोसोम, राइबोसोम्स मेनी। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। एक एमआरएनए और बहुत सारा राइबोसोम्स को पॉली राइबोसोम बोलते हैं इसके स्ट्रक्चर को। ठीक है, यही से एर्गोसोम्स। तो मैंने ये सारा समरी बताया क्या कहानी है। ठीक है, ट्रांसलेशन वन ऑफ द बेस्ट वीडियो एवर द यूट्यूब, एंड मोस्टली मैं अच्छे से पूरे अपने तरीके से बताने का ट्राई किया हूँ। ठीक है, इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना, सारा एनसीईआरटी का सारा पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, और और भी कुछ टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताना। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।